हेलो एवरीवन, एडुटैप आपका स्वागत करता है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग का मतलब है कि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाते हुए जनरली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो क्यों आती हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं क्योंकि टीचर्स बच्चों को पढ़ाने का तरीका नहीं जानती हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि बच्चे किस तरह से पढ़ना या चीजों को समझना पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टीचर्स को क्या क्या चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये हम सब जानते हैं कि बच्चे मैथमेटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं एंशियस या नर्वस रहते हैं। मतलब उनमें कुछ डर होता है कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में पास होना या नंबर लाना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे मैथमेटिक्स को मुश्किल क्यों मानते हैं, इसका क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी सिंबॉलिक नोटेशंस होती हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर होती हैं, जैसे कि सिग्मा, ठीक है, फंक्शन, पाई। ये कुछ ऐसे सिंबॉलिक नोटेशंस हैं जो कि बहुत अजीब से हैं। ठीक है, इनको समझना एक कॉमन मैन की बात नहीं है। मतलब एक शायद अनपढ़ आदमी इनको नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कुछ बच्चों को जब ये सिंबॉलिक नोटेशन सिखाई जाती हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या है। ठीक है, तो सिंबॉलिक नोटेशन एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगता है। दूसरा है मैथमेटिक्स का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लोग इस सब्जेक्ट को मुश्किल मांगते हैं। जैसे कि इसमें इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, फिर इनइक्वालिटीज होती हैं। जैसे कि आप ये देखिए 1 - 1 ग्रेटर देन 4 - 6। अच्छे अच्छे लोग इन इनइक्वालिटीज को नहीं समझ पाते हैं। फिर फंक्शन y = 3x - 2, ये एक फंक्शन है जिसको कि हम एक लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। तो इन्हीं तीन रीजंस के कारण, बेसिकली इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज और फंक्शंस के कारण मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा वियर्ड हो जाता है और इसीलिए बच्चों को ये मुश्किल लगता है। लास्ट में आता है बैड टीचर एंड क्लासरूम एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्कूल्स में मैथ्स तो टफ सब्जेक्ट लोग मानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे स्कूल्स में कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो मैथ्स को और टफ बना देते हैं। अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है, अगर आपका टीचर मैथ्स को रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहा है और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देके नहीं समझा पा रहा है, तो आपका मैथ्स की क्लास में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा और आपको मैथमेटिक्स और डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। तो बेसिकली ये तीन रीजन है, सिंबॉलिक नोटेशंस, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स और बैड टीचर, जिनके कारण बच्चों को स्कूल में मैथ्स मुश्किल लगता है। इसके अलावा दो और रीजन भी हैं जो मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। पहला है फोर्स्ड करिकुलम। अब हर चीज बच्चों पे फोर्स की जाती है कि बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ना भी है तो यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब कोई बच्चा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, जो कि बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसको फोर्स ना किया जाए, उसको कुछ ऑल्टरनेटिव दिया जाए कि वो इन चीजों को पढ़ने की बजाय कुछ और पढ़ ले। ठीक है, तो जब हम बच्चों पे चीजों को फोर्स करने लग जाते हैं, करिकुलम को फोर्स करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज हो जाता है और फिर वो उस चीज को मुश्किल मानने लग जाते हैं। उसके बाद है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम अभी भी ऐसा है कि मार्क्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। एक एक मार्क के लिए लोग मर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और जब बच्चों पे स्ट्रेस आ जाता है तो वो सब्जेक्ट को इंजॉय नहीं करते, बल्कि उससे डरने लग जाते हैं कि ये सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल है, इसमें नंबर कैसे लाएं। तो ये और दो रीजन है कि हमारे करिकुलम में चीजों को हम पर फोर्स किया जाता है, या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसकी वजह से बच्चों पे स्ट्रेस डलता है। इन दोनों रीजंस के कारण भी बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पास्ट ईयर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स एंग्जाइटी। किन में से कौन सा फैक्टर बच्चों में मैथ्स को लेके जो एंग्जाइटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट, ये तो रिस्पॉन्सिबल है। जेंडर, ये ही इसका आंसर है, क्योंकि जेंडर मैथमेटिक्स एंग्जाइटी के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लोग मैथमेटिक्स को लेकर एंशियस हैं। ये धारणा तो है कि लड़कियां मैथमेटिक्स को लेकर कुछ एंशियस होती हैं, कुछ ज्यादा डरती हैं, पर ये धारणा गलत है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में भी देखें तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो 100 में से 100 नंबर भी लाती हैं। ठीक है, तो जेंडर का मैथमेटिक्स में जो डर है उससे कोई रिलेशन नहीं है। लड़का हो या लड़की,
अगर बच्चा डरता है तो वो कोई भी हो सकता है, इससे जेंडर का कोई भी रिलेशन नहीं है। बहुत सारे लड़के भी मैथमेटिक्स से डरते हैं और बहुत सारी लड़कियां भी मैथमेटिक्स में डरती हैं, जबकि दूसरी ओर लड़के और लड़कियां दोनों ही मैथ्स में अच्छा भी परफॉर्म करती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 कि जेंडर मैथमेटिक्स में जो एंजाइटी है, मैथमेटिक्स में जो बच्चों का डर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे तो मैथ्स को लेके एंशियस हैं, लेकिन अब टीचर के पास क्या उपाय है कि वो अपनी जो टीचिंग को लेकर प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती है, ताकि बच्चे मैथमेटिक्स को एंजॉय करने लग जाएं, मैथमेटिक्स को समझने लग जाएं। इसके लिए बेसिकली 2 पॉइंट हैं। पहला तो है टीचर को यह समझना पड़ेगा कि हाउ डू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, के बच्चे मैथमेटिक्स को कैसे सीखते हैं। दूसरा है टीचर को यह समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स की लर्निंग में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हाउ डू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, उसके बाद हम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये दोनों पॉइंट्स आने वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टीचर को यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे मैथमेटिक्स को कैसे लर्न करते हैं, मतलब हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। इसमें बेसिकली टीचर को ये 4 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, के बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो अपने हाथों से करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं, उससे बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। दूसरा है चिल्ड्रन हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, के हर बच्चे की लर्निंग के लिए अपनी स्ट्रेटजी है। हम किसी भी बच्चे को एक पर्टिकुलर टेक्निक सिखा के उसको कोई रॉबोट नहीं बना सकते कि उसको हर सवाल उसी टेक्निक से करना है। हर बच्चे का किसी भी सम को सॉल्व करने का अपना तरीका हो सकता है, जो कि टीचर के तरीके से अलग हो। बच्चे अपने इर्द गिर्द मैथमेटिक्स को देखते हैं, महसूस करते हैं। अगर आप उन बच्चों को मैथमेटिक्स समझाते हुए उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो वो मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लास्ट है एवरी चाइल्ड इज यूनिक, कि हर बच्चा अलग है, उसका समझने का, चीजों को करने का ढंग अलग है। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो हर बच्चे को समझे कि वो कैसे चीजों को समझना चाहता है, कैसे चीजों को करना चाहता है, और उस बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करे। चलिए अब सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में पहला पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अब हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। अब कोई भी टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता हो वो अच्छा तभी पढ़ा पाएगा जब वो उस अब्स्ट्रैक्टनेस को थोड़ा कंक्रीटनेस में कन्वर्ट कर पाए। अब्स्ट्रैक्टनेस का मतलब है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा चीजों को कंक्रीट वे में बच्चों के सामने लाएंगे तो बच्चे मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अब सपोज कीजिए 2 टीचर्स हैं, एक टीचर है सुशील और दूसरे टीचर हैं जतिन। दोनों ही सेम क्लास के अलग अलग सेक्शंस को पढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि सुशील और जतिन के पढ़ाने का तरीका क्या है और क्यों जतिन सुशील से अच्छे टीचर हैं। अब सुशील ने क्लास में एपी पढ़ानी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले आकर एपी की nth टर्म लिख दी कि एपी की nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि वो इस फॉर्मूला को कॉपी कर लें। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया और सारे स्टूडेंट्स को कुछ सम सॉल्व कर दिए, जो कि इस फॉर्मूला को यूज करके स्टूडेंट सॉल्व कर सकते थे। अब जब बच्चे सम सॉल्व कर रहे थे तो सुशील ने बच्चों के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुशील एक बहुत ही मैकेनिकल सा तरीका अपना रहे हैं कि उन्होंने बस फॉर्मूला बता दिया, थोड़ा सा 1-2 सम कर दिए और फिर बच्चों को कुछ सम्स दे दिए कि आप उन सम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए और वो सारे सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों को ओवरऑल एपी का मतलब नहीं समझ आया कि एपी कैसे हमारी लिए रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। उन्होंने बस ये फॉर्मूला रट लिया और इस फॉर्मूला को यूज करके उन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सुशील बच्चों से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं मिस्टर जतिन का। जतिन एक कोऑपरेटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बिलीव करते हैं। जतिन ने क्या किया, जतिन ने सबसे पहले आकर ब्लैक बोर्ड पे ये 4 नंबर लिखे 1 3 5 7।
और फिर उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि वो बताए कि इस सीरीज के अगले 4 नंबर क्या होंगे। फिर एक स्टूडेंट ने बताया कि इस सीरीज के अगले 4 नंबर होंगे 9, 11, 13, 15। फिर जतिन ने स्टूडेंट से पूछा कि इस सीरीज का 100th नंबर क्या होगा। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। 15 के बाद 17, 19, 21, 23, ऐसे करते करते वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जतिन बोलते हैं कि ये तरीका बहुत लंबा है, इसका एक आसान तरीका भी है। फिर उन्होंने एपी के कंसेप्ट को समझाया कि एपी में फर्स्ट टर्म होती है ए, दूसरी टर्म होती है ए प्लस डी, जहां पे डी एक डिफरेंस है सेकेंड और फर्स्ट टर्म में। थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d। अगेन यहां पे सेकंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस है डी, लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म में डिफरेंस हो जाएगा 2d। तो उन्होंने ऐसे करते करते पूरे एपी के बारे में समझाया और बताया कि ये टर्म्स एपी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एनर टर्म्स होती हैं। और इसी के साथ उन्होंने इसको जनरलाइज करके बताया कि अगर हमें किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन टू द होल इनटू डी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। अब इस केस में बच्चों ने फॉर्मूला भी समझ लिया, साथ में उन्होंने उसके पीछे का कंसेप्ट भी समझ लिया कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। और फिर जब क्लास में ये सारे इंटरेक्शन हुई तो उस इंटरेक्शन से बच्चों की नॉलेज भी बढ़ी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर पाए। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा अगर चीनी लेने जाता है तो वो शायद पहले हफ्ते में 1 किलो, दूसरे हफ्ते में 3 किलो, तीसरे हफ्ते में 5 किलो चीनी लेता है, तो वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सुशील और जतिन में दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग है। जतिन का तरीका बहुत अच्छा है, वो चीजों को अच्छे से समझाते हैं, डिस्कस करते हैं, चीजों के पीछे के कारण को बताते हैं। ठीक है, तो जतिन एक एक्सपीरियंशियल यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग में बिलीव करते हैं, जबकि सुशील का तरीका बहुत ज्यादा मैकेनिकल है कि फॉर्मूला लिख दिया और बच्चों को क्वेश्चंस दे दिए तो बच्चे क्वेश्चंस कर लेंगे और पेपर में भी बस वो फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यूज पुट करके क्वेश्चंस कर देंगे। अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन टेढ़ा आ गया तो शायद सुशील के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जतिन के स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे बच्चे एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे, उन एग्जाम्पल्स को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, तो बच्चे उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप बच्चों को किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं देंगे, एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, तो वो एक तरह की रोट लर्निंग यानी कि रट्टे वाली लर्निंग हो जाएगी, जो कि ज्यादा देर तक बच्चे नहीं रख पाएंगे। और कभी कभार अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया जो कि सीधा फॉर्मूले से ना हो पाए तो बच्चे वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने ये पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ये बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो हमें ये 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। हम पहला पॉइंट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि है चिल्ड्रन हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, कि हर बच्चे की लर्निंग के लिए अपनी स्ट्रेटजी होती है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने मेथड्स होते हैं। अब सपोज कीजिए टीचर ने क्लास में एक सम दिया कि 84 इंटू 85 को सॉल्व किया जाए। अब हर बच्चे ने इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। विष्णु ने 84 इंटू 85 को 80 प्लस 4 और 80 प्लस 5 लिख लिया और इसको सॉल्व कर दिया। सोनू ने 84 इंटू 85 को 90 माइनस 6 और 90 माइनस 5 लिख लिया और इसको सॉल्व कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि विष्णु और सोनू ने ऑलमोस्ट सेम टेक्निक अपनाई है। विष्णु ने 80 को बेस ले लिया है और 80 प्लस 4 और 80 प्लस 5 कर दिया है। सोनू ने 90 को बेस ले लिया है तो उसे माइनस करना पड़ा, उसने 90 माइनस 6 और 90 माइनस 5 कर दिया है और दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। लेकिन मोनिका ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया है। मोनिका ने 84 इंटू 85 को सॉल्व करते हुए 80 प्लस 4 इंटू 90 माइनस 5 ले लिया है। यह तरीका थोड़ा अलग है। टीचर ने भी शायद जब क्लास में ऐसे सम्स को सॉल्व किया होगा तो उसने या तो इस तरीके से सॉल्व किया होगा या फिर इस तरीके से, लेकिन मोनिका ने जो तरीका अपनाया है वो बिल्कुल अलग है। वो शायद टीचर ने भी कभी क्लास में यूज ना किया हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मोनिका ने बिना किसी के सिखाए एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो कि थोड़ा अलग है।
आंसर सेम आएगा लेकिन तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ी सोच अलग है, थोड़ी सोच क्रिएटिव है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस को अलग अलग टेक्निक या अपने अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि मोनिका ने यहाँ पे जो सोल्यूशन लगाया है वो बहुत इनोवेटिव है। हमें ऐसे बच्चों को क्लास में एनकरेज करना चाहिए। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को बोलते हैं कि उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इसलिए उन्हें या तो ये या फिर यही तरीका अपनाना चाहिए, और ऐसा तरीका यूज करने पे वो बच्चों के मार्क्स काट लेते हैं। लेकिन ये गलत है। ऐसा तरीका भी ठीक है, हालांकि स्टैंडर्ड नहीं है, पर ये वैलिड तरीका है। हर बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, इसलिए ऐसे तरीके भी हमें एनकरेज करने चाहिए, हमें डिस्करेज नहीं करने चाहिए। अब बहुत बार ये भी देखा जाता है कि कई बार बच्चे रिस्क लेके थोड़े इनोवेटिव होते हैं और ऐसे तरीकों को जब यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सम्स को करते हुए गलती कर देते हैं। अब टीचर ऐसे केसेस में जब बच्चे थोड़े अलग तरीके यूज करते हैं और गलतियां कर देते हैं तो टीचर बच्चों को बहुत डांटती है कि तुमने अपना तरीका क्यों यूज किया, और वो उनको ये भी एहसास दिलाती है कि देखो तुमने अपना तरीका यूज किया इसीलिए तुमने गलती की, अगर तुम स्टैंडर्ड तरीका यूज करते तो शायद गलती ना करते। लेकिन ये टीचर के पार्ट पे गलत है। अगर बच्चा कोई भी इनोवेटिव तरीका यूज कर रहा है जैसे कि मोनिका ने किया और उसके बाद आंसर गलत निकाल रहा है, तो टीचर को बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, टीचर को बच्चे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इंस्टेड टीचर को बच्चे को फैसिलिटेट करना चाहिए कि बच्चा खुद रियलाइज कर पाए कि उसने मेथड तो ठीक एम्प्लॉय किया है, उसकी टेक्निक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन में गलती कर दिया है। और टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अपनी गलती को खुद रियलाइज करे और उसको खुद से करेक्ट कर ले। तो अभी हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि चिल्ड्रन हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, के हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी होती है लर्निंग के लिए, और टीचर को अलग अलग तरीकों को एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चे अपने इर्द गिर्द मैथमेटिक्स को देखते हैं और कैसे टीचर कुछ भी समझाते हुए अगर उनकी डेली लाइफ से रिलेट कर पाए तो बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी से समझ पाएंगे। अब ये समझाने के लिए कि कैसे बच्चे अपने अराउंड मैथमेटिक्स को देखते हैं, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अब सपोज कीजिए एक टीचर क्लास में मीन का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है। मीन मतलब एवरेज। उसने क्लास मार्क्स का एग्जांपल लिया, उसने डिफरेंट स्टूडेंट्स के वेट का एग्जांपल लिया और इसका भी मीन निकाला। ऐसे करके उसने बच्चों को मीन का मतलब समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को मीन यानी कि एवरेज का मतलब समझ नहीं आ रहा था, उनको मुश्किल हो रही थी। उसके बाद टीचर की क्लास में एक बच्चा था आनंद। आनंद के पापा का पोल्ट्री फार्म था। टीचर ने आनंद से पूछा कि ऑन एन एवरेज आप एक दिन में कितने अंडे बेच लेते हो। आनंद ने आंसर दिया 40। अब टीचर ने पूछा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। आनंद ने कहा कि कभी कभार वो 35 अंडे बेचते हैं, कभी कभार ज्यादा से ज्यादा वो 45 अंडे बेच लेते हैं, और कभी कभार 35 से 45 के बीच में रहता है। तो उसने अंदाजा लगाया है कि उनकी डेली की सेल अराउंड 40 की होगी। तो टीचर ने कहा कि यही तो मीन है, यही तो एवरेज है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब टीचर ने क्लास में बच्चों के मार्क्स का एग्जाम्पल लिया या क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का एग्जाम्पल लिया, तो टीचर मीन को नहीं समझा पाया। लेकिन जब टीचर ने उस बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट किया और उससे पूछा कि उसके पापा का जो पोल्ट्री फार्म है उसमें डेली के कितने अंडे बिकते हैं, तो बच्चे ने खुद ब खुद जो आंसर दिया उसने वहां पे मीन का कंसेप्ट लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे अपने अराउंड मैथमेटिक्स को देखते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन रिलेट नहीं कर पाते। तो टीचर का ये काम है कि जब वो क्लास में पढ़ाए, वो जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है उसको बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट कर पाए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुका है। स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स इन रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी असेस्ड थ्रू द फॉलोइंग सिचुएशन, कि एक बच्चे की स्क्वायर रूट निकालने की एबिलिटी हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे असेस कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10, कि हम बच्चे को ये वाला क्वेश्चन दें कि वो सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर निकाले जो कि 4, 9, 10 से रिलेटेड है। ये सम तो अच्छा है, शायद बच्चा सॉल्व भी कर दे, पर यह
पर क्या ये बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड है? आंसर है नहीं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सही से बताया है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देनी है जो कि बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाए। दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 25600। ये भी एक मैकेनिकल सा क्वेश्चन है, यहां पे कुछ भी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मे बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर रियल लाइफ से कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. कि टीचर एक क्वेश्चन देती है कि हमें गार्डन में 2025 प्लांट्स लगाने हैं, हर रो में उतने ही प्लांट्स होने चाहिए जितनी की रोज हैं। तो बच्चे को यह बताना है कि कितनी रोज या कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हर रो में आएंगे। ये बिल्कुल रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट तो बच्चे को निकालना ही पड़ेगा 2025 का, लेकिन साथ ही साथ वो प्लांट से रिलेट कर पाएगा। ठीक है, वो सोच पाएगा कि कैसे वो प्लांट्स एक रो में लगा रहा है और रो में इतने प्लांट्स हैं तो ऐसी कितनी रोज बनेंगी ताकि उनका सम 2025 हो जाए। तो बच्चा कहीं ना कहीं इस सम के थ्रू अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाएगा, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो अभी हमने देखा कि कैसे बच्चे अपने इर्द गिर्द मैथमेटिक्स को देखते हैं, महसूस करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं, और ये काम टीचर का है कि वो क्लास में जब बच्चों को कुछ भी पढ़ाए तो मैथमेटिक्स को उनकी रियल लाइफ से रिलेट करे। चौथा और आखिरी पॉइंट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में, वो है कि हर बच्चा यूनिक होता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अब आप जानते हैं कि आप किसी भी बच्चे में दूसरे बच्चे के साथ सेम करेक्टरिस्टिक्स नहीं ढूंढ पाएंगे। हर बच्चा अलग है। कोई बच्चा होशियार है, कोई बच्चा नालायक है, कोई बच्चा दौड़ने में तेज है, कोई बच्चा दौड़ने में पीछे रह जाता है, कोई बच्चा हाई सोसाइटी का है, कोई बच्चा गरीब है। तो हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है, उसके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। ठीक है, उसकी डिफरेंट मदर टंग है, उसके रहने का ढंग अलग है, उसके कस्टम अलग है। तो ये चीज टीचर को समझनी बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग है और उसका चीजों को समझने का ढंग भी अलग होगा, और टीचर को इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हर बच्चे को पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग अपनाना चाहिए, ताकि वो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ा पाए, उसकी जरूरत के अनुसार पढ़ा पाए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टीचर्स को ये समझने के लिए कि वो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, कि वो मैथ्स में नर्वस रहते हैं, एंशियस रहते हैं, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो वो ये समझें कि बच्चे मैथमेटिक्स को कैसे लर्न करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे हम उनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा तरीका है कि टीचर्स को ये समझने की जरूरत है कि मैथ्स में लर्निंग के दौरान कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बच्चों को इन प्रोसेसेस को बिना समझे पढ़ाने या समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम इन प्रोसेसेस को समझेंगे और फिर बच्चों को इन प्रोसेसेस के मुताबिक ही समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स सिर्फ रोट लर्निंग पे बेस्ड नहीं है कि आपने फॉर्मूला लिख दिया, सम करवा दिया, बच्चों को कुछ सम दे दिए और बच्चों ने वो फॉर्मूले से सम सॉल्व कर लिए। ये मैथ्स नहीं है, ये गलत है। ये एक तरह का मैकेनिकल या रट्टा लगाने वाला काम है। मैथ्स में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिन प्रोसेसेस के बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो मैथ्स को पढ़ाने में इन्वॉल्व होते हैं। ये कुल 6 प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है पैटर्निंग, तीसरा है रीजनिंग, चौथा है एब्स्ट्रैक्शन, पांचवा है जर्नलाइजेशन और छठा है विजुअलाइजेशन। तो अब हम एक एक करके इन 6 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या समझने वाला है और कैसे इन प्रोसेसेस को समझकर टीचर बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकती हैं।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाय बर्थ ही किसी बच्चे के अंदर होती है। इवन होशियार से होशियार बच्चे को भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है, जिसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करने के लिए टीचर को बेसिकली बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं। टीचर को चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देनी चाहिए जिसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो खुद से चीजों को एक्सप्लोर करें। क्योंकि जब बच्चे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप होती है, जो कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पैटर्निंग के बारे में कि कैसे पैटर्निंग टेक्निक को यूज करके टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पैटर्निंग का सबसे अच्छा यूज अलजेब्रा में है। अब हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल पावर 0 या a प्लस बी का होल पावर 1 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। ऐसे हम अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं और अक्सर देखा गया है कि बच्चे इन फॉर्मूलाज को रट्टा लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि रट्टा लगाने से चीज रिटेन नहीं होती है और वो बस एग्जाम तक ही काम आती है, उसके बाद काम नहीं आती है। तो कैसे टीचर पैटर्निंग को यूज करके बच्चों को अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से समझा सकती है। चलिए, a प्लस बी का होल पावर 0 होता है 1, तो इसको हम सिर्फ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे अपनी रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाते हैं और कैसे एक पैटर्न निकल के आता है। फिर a प्लस बी की होल पावर a प्लस बी होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो 1 लगा देते हैं एक रो में, 1 और 1। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a की पावर डिक्रीज हो रही है, मतलब फर्स्ट टर्म में a की पावर 1 है और दूसरी टर्म में a की पावर 0 है, क्योंकि b इंटू a की पावर 0 वो b ही बन जाता है। और b की जो पावर है वो फर्स्ट टर्म में 0 है और सेकंड टर्म में b की पावर 1 है। और आगे जाके ये क्लियर होगा। थर्ड टर्म है a प्लस बी की होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां तक तो जो ये चीज थी 1 1 1, ये हमारा यहीं पे बन गया था। तो अगर हमें a प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है तो हम रो लिखेंगे 1, फिर बीच में जो नंबर आएगा वो इन दोनों का सम होगा 1 1 2 और लास्ट में फिर एक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि जो ये रो है, तीसरी रो है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है 1, जो कि यहाँ पे 1 इंटू ए स्क्वायर है। दूसरी टर्म का कॉफिशिएंट है 2, जो कि यहाँ पे 2 इंटू ए बी है। तीसरी टर्म का कॉफिशिएंट अगेन 1 है, जो कि यहाँ पे 1 इंटू बी स्क्वायर है। और अगेन यहाँ पे आप सेम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a की पावर फर्स्ट टर्म में है 2, दूसरी टर्म में है 1, क्योंकि a की पावर 1 है, और तीसरी टर्म में 0 है। जबकि b की पावर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 है, सेकंड टर्म में b की पावर 1 है और थर्ड टर्म में b की पावर 2 है। ऐसे ही अगर मैं a प्लस बी क्यूब को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये मेरी जो फोर्थ रो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी। फोर्थ रो को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दोनों साइड्स में एक एक 1 डालूंगा, फिर बीच में इन दोनों नंबर्स का सम आएगा 3 और इन दोनों नंबर्स का सम यहाँ पे आएगा 3। तो मतलब a प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट होगा 1, जो कि यहाँ पे है 1 इंटू ए क्यूब। दूसरी टर्म का कॉफिशिएंट होगा 3, जो कि यहाँ पे है 3 इंटू ए स्क्वायर बी। तीसरी टर्म का कॉफिशिएंट दोबारा 3 होगा, जो कि यहाँ पे है 3 इंटू ए बी स्क्वायर। और फोर्थ टर्म का कॉफिशिएंट होगा 1, जो कि यहाँ पे है 1 इंटू बी क्यूब। तो ये तो कॉफिशिएंट्स की बात आ गई। अब यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कि a की पावर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। और b की पावर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है, जो कि हमें इन फॉर्मूलाज को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हमें इन फॉर्मूलाज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है।
अब आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न को यूज करके हम कैसे a प्लस बी की होल पावर 8 का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, जबकि अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो रेदर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पावर एक a प्लस बी की पावर 8 का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं, सेम पैटर्न को यूज कर सकते हैं कि आप शुरुआत और एंड में एक एक डाल देंगे, फिर बीच में इन दोनों नंबर्स का सम आएगा, 7 और 1 का सम 8, 21 और 7 का सम 28, 35 और 21 का सम 56, 35 और 35 का सम 70, 35 और 21 का सम 56, 21 और 27 का सम 8, 7 और 1 का सम 8। और अगर हम इसको, ये हमारे कॉफिशिएंट्स हो गए आठों टर्म्स के, और पार्स हैं जो ए की वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 8 है, 7 है, 6 है, ऐसे करके डिक्रीज हो रही है, और बी की पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे बी की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलजेब्रा में आप इतने मुश्किल फॉर्मूला को पैटर्न से इजीली डिराइव कर सकते हैं, जबकि इसको रट्टा लगाना रेदर इम्पॉसिबल ही होगा। तो अभी हमने पैटर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ लिया है, अब हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा प्रोसेस है लर्निंग में। अब रीजनिंग होती क्या है? देखिए, रीजनिंग बेसिकली मैथ्स में इसका मतलब होता है कि हम किसी बेसिस के ऊपर, मतलब किसी एविडेंस या किसी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स निकाल लें, मतलब हम कुछ कंक्लूड कर लें, कुछ चीजों को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए अब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे कुछ जनरलाइजेशंस बनाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने ये ऑब्जर्व किया कि राम के बड़े भैया इंटेलिजेंट हैं, श्याम के बड़े भैया भी इंटेलिजेंट हैं और मयंक के बड़े भैया भी इंटेलिजेंट हैं। तो बेसिकली ये आपने कुछ स्पेसिफिक केसेस को ऑब्जर्व किया और इसके बेस पे आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी कि ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि सबके बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके यानी कि एनालाइज करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना रहे हैं कि सबके बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पर हम इस चीज में नहीं जाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। पर हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए ये समझना काफी होगा कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को समझ के कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में टीचर इंडक्टिव रीजनिंग को कैसे समझा सकती है। अब सपोज कीजिए टीचर की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने उन स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप्स में बांट दिया है और हर ग्रुप में अराउंड 5 से 6 बच्चे हैं। तो टीचर हर ग्रुप को कुछ ट्राइंगल्स देती है जो कि अलग अलग हैं। ग्रुप 1 को ट्राइंगल एबीसी दिया, ग्रुप 2 को ट्राइंगल डीईएफ दिया, ऐसे अलग अलग ग्रुप को अलग अलग ट्राइंगल दे दिया और हर ग्रुप को बोला कि आप उस ट्राइंगल के एंगल्स का सम निकालिए और अलग अलग एंगल का मेजर निकालिए। तो ग्रुप 1 जिसको कि ट्राइंगल एबीसी दिया गया, वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 निकालता है और टोटल एंगल्स का सम भी निकालता है। ऐसे ही ग्रुप 2 जिसको ट्राइंगल डीईएफ दिया गया, वो भी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 निकालता है और इन तीनों का सम निकालता है। ऐसे सारे ग्रुप्स अपने अपने ट्राइंगल्स के एंगल्स का मेजर निकालते हैं और उनका सम निकालते हैं। तो जब सारे ग्रुप्स एंगल्स को मेजर कर लेते हैं और उनका टोटल सम निकाल लेते हैं, तो हर ग्रुप ये एनालाइज करता है कि हर ट्राइंगल का सम 180 डिग्री है। फिर ग्रुप्स आपस में डिस्कशन करते हैं और वो इंड्यूस करते हैं, मतलब वो ये कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बेसिकली ये इंडक्टिव रीजनिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को देखा और उनको एनालाइज किया और फिर आपने जनरलाइज स्टेटमेंट बनाई कि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए अब समझते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग से उल्टे होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइज स्टेटमेंट से कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सपोज कीजिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि सारे बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। इस जनरलाइज स्टेटमेंट से हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि राम्स एल्डर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। तो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ जाते हैं।
चलिए डिडक्टिव रीजनिंग का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ऑल कार्स हैव इंजन। इस जनरलाइज स्टेटमेंट के बेस पे हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि माय कार हैज इंजन, कि अगर सब गाड़ियों में इंजन है तो इसका मतलब यह है कि मेरी गाड़ी में भी इंजन है। चलिए अब हम मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में एक डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए बच्चों को ये जनरलाइज फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब टीचर क्लास में क्वेश्चंस देती है कि उनको 3x प्लस 2y के होल के क्यूब को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों को जनरलाइज चीज तो ऑलरेडी पता है, उनको एक स्पेसिफिक चीज निकालनी है जहां पे a 3x होगा और b 2y होगा। तो ये बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग है जहां पे बच्चे a को 3x पुट कर देंगे और b को 2y पुट कर देंगे और 3x प्लस 2y के होल क्यूब को एक्सपैंड करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हमने रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ा। अभी हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन मैथ्स में कैसे यूज होती है और इसका लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम टच ना कर सकें, फील ना कर सकें, सिर्फ उनके बारे में पढ़ सकें। अब मैथमेटिक्स को एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन टीचर मैथमेटिक्स को पढ़ाते हुए जितना से जितना अब्स्ट्रैक्ट चीजों को कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश करेगी उतना ज्यादा बच्चे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। अब जैसे कि टीचर को अगर वन मतलब एक वन होता है जो बच्चे को 1 2 3 सिखाना है और वन को समझाना है कि वन क्या होता है, तो टीचर इसके लिए कुछ कंक्रीट चीजों की यूज कर सकती है, जैसे कि वन पेंसिल, वन इरेजर, वन ज्योमेट्री बॉक्स। तो जैसे टीचर वन के कंसेप्ट को इन कंक्रीट चीजों को यूज करके समझाएगी और बाद में बच्चे को समझाएगी कि वन क्या होता है, तो बच्चा धीरे धीरे इन कंक्रीट चीजों को समझकर वन जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है उसको भी समझ जाएगा। और जब बच्चा एक बार वन के अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझ गया तो उसको यूज करके टीचर 2 और 3 और ऐसे करते करते बाकी नंबर्स के बारे में भी समझा सकती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग की तरह यहां भी हमने पहले कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में समझाया, जैसे कि वन पेंसिल, वन इरेजर, वन ज्योमेट्री बॉक्स, और बाद में इनको हमने जनरलाइज कर दिया कि वन एक नंबर है जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्शन इंडक्टिव रीजनिंग पे ही बेस्ड होती है। तो अभी हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम जनरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मैथ्स में कैसे जनरलाइजेशन को यूज करके हम बच्चों को बहुत सारी चीजों के बारे में सिखा सकते हैं। अब जनरलाइजेशन है क्या? जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? आप इंडक्टिव रीजनिंग में ऑलरेडी जनरलाइजेशन के बारे में थोड़ा आइडिया ले चुके हैं कि कैसे हम स्पेसिफिक चीजों को एनालाइज करके एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन या जनरलाइज्ड चीज या जैसे कि जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं, उसी को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। अब जनरलाइजेशन में बेसिकली हम किसी भी प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके पैटर्न या रिलेशनशिप को समझ लेते हैं और फिर उसी पैटर्न और रिलेशनशिप से हम आगे की चीजों को भी कर लेते हैं। इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि जनरलाइजेशन हमने इंडक्टिव रीजनिंग में भी यूज की थी। यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स ले लिए, उन ट्राइंगल्स के एंगल्स निकाल लिए और देखा कि हर ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री ही आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए, और उन एग्जांपल से जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बेस पे हमने जनरलाइजेशन कर दी कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में कहीं ना कहीं हमने जनरलाइजेशन यूज की है। ऐसे ही अब्स्ट्रैक्शन में भी हमने जनरलाइजेशन यूज की है, क्योंकि हमने बच्चे को पहले समझाया कि एक पेंसिल, एक इरेजर और एक ज्योमेट्री बॉक्स क्या होती है। ये हमने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए और उसके बाद हमने उसको एक के अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में बताया कि एक होता क्या है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बता के उसको जनरलाइज कर दिया कि एक अपने आप में एक नंबर है और एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है। ऐसे ही पैटर्निंग में भी हम देख सकते हैं कि हमने कुछ पैटर्न्स बनाए कि a प्लस बी की होल पावर 0
का पैटर्न क्या होगा, a प्लस बी की होल पावर 1 का पैटर्न क्या होगा, a प्लस बी की पावर 2 का पैटर्न क्या होगा, और इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके हम नेक्स्ट सीरीज जो कि a प्लस बी की पावर 3 है उसका पैटर्न हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी को हम जनरलाइजेशन भी कहते हैं। तो आप ये देखिए कि चाहे इंडक्टिव रीजनिंग हो, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो, चाहे पैटर्निंग हो, कहीं ना कहीं वो जनरलाइजेशन पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं इन चीजों में जनरलाइजेशन का कंसेप्ट यूज होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट टू अ प्रॉब्लम लाइक show that the sum of any two odd numbers is an even number, most of the students replied by quoting one example, say 5 plus 7 equal to 12। कि क्लास में जब टीचर ने कहा कि आप ये प्रूव कीजिए कि किसी भी दो ऑड नंबर्स का सम इवन नंबर होता है, तो बच्चों ने क्या किया कि इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल 5 और 7 का ले लिया और प्रूव कर दिया कि ये 12 है और ये एक इवन नंबर है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक गलत टेक्निक है, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया, जबकि क्वेश्चन था कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। उन्होंने तो सिर्फ 5 और 7 के सम को प्रूव किया है कि 12 है जो कि इवन है, लेकिन क्वेश्चन था कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज अ इवन नंबर। तो बच्चों के इस क्वेश्चन को करने का तरीका कहीं ना कहीं गलत है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएटली, कि स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलती से सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। उसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है, students firmly believe that if a statement is true for one set of numbers, it is always true and hence self developed strong strategy for making generalization। कि स्टूडेंट ये बहुत फर्मली बिलीव करते हैं कि अगर कोई भी चीज दो नंबर्स के लिए ट्रू है तो वो बाकी नंबर्स के लिए भी ट्रू होगी, इसलिए उन्होंने जनरलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली अडेप्ट कर लिया है और हर बार वो ऐसी ही जनरलाइजेशन करते हैं। ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई रैंडम नंबर उठाए, वो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप दो और नंबर उठाएंगे वो आपको कुछ अलग कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन दे। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्न द लॉजिकल प्रूफ फॉर द स्टेटमेंट इन द क्लास। के स्टूडेंट्स ने क्लास में इस स्टेटमेंट के लॉजिकल प्रूफ को नहीं सीखा है। ये भी गलत है, क्योंकि मैथ्स जैसा कि मैंने आपको बताया कोई मैकेनिकल चीज तो है नहीं कि अगर टीचर ने सिखाया होगा तो बच्चे प्रूफ कर देंगे। प्रूफ तो बच्चों को खुद से करना भी आना चाहिए, अपना दिमाग लगाना आना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। तीसरा देखते हैं, students have not understood that in mathematics any is used to indicate generalization and hence are not able to answer correctly। कि स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाए हैं कि मैथमेटिक्स में any का मतलब होता है कि हमें जनरलाइज सोल्यूशन देना है, जिससे हम प्रूव कर पाए कि जो ये स्टेटमेंट है ये हर केस में ट्रू होगी, और इसीलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं कर पाए हैं और यही ऑप्शन इसका आंसर है। क्योंकि बच्चे इस केस में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनरलाइजेशन मतलब जो एनी है उसका मतलब जनरलाइजेशन है, और उन्हें एक जनरलाइज सॉल्यूशन देना है जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का सम इवन होगा, और इसीलिए वो गलती कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अभी हमने डिस्कस किया जनरलाइजेशन के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। अब विजुअलाइजेशन मैथ्स में क्यों जरूरी है? देखिए, मैथ्स में बहुत सारे सम्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको ये सम दिखा रहा हूं, ये विजुअलाइजेशन के बिना नहीं हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन को लेकर एक विजुअलाइजेशन बनाएं, एक मेंटल पिक्चर बनाएं, जिससे आपको क्लियर हो कि सिचुएशन क्या है। जब आप एक बार उस चीज को विजुअलाइज कर लेंगे तभी आप उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन है कि एक लड़का है 96 सेंटीमीटर्स का, और वो अभी बिल्डिंग के साथ खड़ा है और धीरे धीरे बिल्डिंग से दूर जा रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो 1.1 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन है कि अगर बिल्डिंग की हाइट 5.4 मीटर है तो जो लड़के की शेडो होगी 5 सेकंड के बाद वो कितनी लंबी होगी। अब इस क्वेश्चंस को आप बिना विजुअलाइज किए नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि जैसे ये आपकी बिल्डिंग है 5.4 मीटर की, ये लड़का है 0.96 मीटर या 96 सेंटीमीटर का जो बिल्डिंग के साथ खड़ा है, वो धीरे धीरे 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बिल्डिंग से दूर जा रहा है, और 5 सेकंड के बाद वो 5.5 मीटर कवर करके डी पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब लड़का डी पॉइंट पे खड़ा है
तो उस लड़के की जो शैडो पड़ेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए आप एज्यूम करेंगे कि सन इधर से आ रहा है, सन की रेज ऐसे आ रही हैं और इस लड़के की शैडो कितनी होगी। तो बेसिकली जब आप ये डायग्राम बना लेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पर आपको जस्ट आइडिया देना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विजुअलाइजेशन के बिना करने इम्पॉसिबल हो जाते हैं और इसीलिए मैथ्स में विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अब कई लोग सोचते हैं कि अलजेब्रा में विजुअलाइजेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो भी गलत है, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं कि कैसे अलजेब्रा में भी हम पैटर्न्स बना के अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें उन्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और जब हम चीजों के पैटर्न्स बनाते हैं तो यहाँ पे भी हमारी जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है वो बहुत अच्छे से काम आती है। अगर हम चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं तो हम पैटर्न को बहुत जल्दी और अच्छे से समझ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप विजुअलाइजेशन बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। इसके लिए दो टेक्निक्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। पहली तो है डॉट पेपर। डॉट पेपर एक ऐसा ब्लैंड पेपर होता है जिसपे डॉट्स बनी होती हैं। आप फिर बच्चों को उस डॉट्स कनेक्ट करके 3 डायमेंशनल फिगर बनाना सिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाई हुई है। जब बच्चे डॉट्स को कनेक्ट करके 3 डायमेंशनल फिगर बना लेंगे और स्केच से इनमें रंग भर देंगे तो वो एक बहुत ही अच्छी विजुअल फिगर बन जाएगी और बच्चे विजुअलाइजेशन की टेक्निक को सीख जाएंगे। ऐसे ही 10 ग्राम करके भी एक चीज होती है जिसमें 6 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को बच्चे जिधर चाहे मोड़ तोड़कर उनसे अलग अलग फिगर्स बना सकते हैं। इससे भी जब बच्चे खेलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग फिगर्स बनाते हैं, तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक और मजबूत होती है। इसमें जो 7 एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऑरेंज, ग्रीन, ये ब्लू, ये थोड़ा डार्क ब्लू है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो ये 7 अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, कुछ इनमें से स्क्वायर्स हैं। ये फोल्ड हो जाते हैं, खुल जाते हैं और इनको आप मोड़ तरोड़ कर ऐसी अलग अलग फिगर्स बना सकते हैं। जब बच्चे इसको एक्सप्लोर करके ऐसी ऐसी फिगर्स बनाते हैं तो उनमें विजुअलाइजेशन की एक अलग ही टेक्निक और लेवल आ जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुका है। एट प्राइमरी लेवल यूज ऑफ 10 ग्राम डॉट गेम्स एंड पैटर्न्स एक्सेट्रा हेल्प स्टूडेंट्स टू। के प्राइमरी क्लासेस में अगर हम 10 ग्राम डॉट गेम्स और पैटर्न्स का यूज करते हैं तो वो बच्चों को किस तरह से हेल्प करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि वो बच्चों को विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 1 देखें, एनहांस स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। स्पेटियल का मतलब यही होता है विजुअलाइजेशन। जैसे कि अगर हम किसी कमरे में जाएं और देखें कि इस स्पेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस जगह पे सोफा रख सकते हैं, किस जगह पे डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, ताकि हम इस स्पेस का मैक्सिमम यूज कर पाएं, उसको हम स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलजेब्रा में विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है। जो लोग सोचते हैं कि अलजेब्रा में विजुअलाइजेशन नहीं चाहिए वो गलत है। लेकिन विजुअलाइजेशन के अलावा अलजेब्रा में जर्नलाइजेशन और ट्रांसपोजिशन का भी बहुत सारा यूज होता है। जर्नलाइजेशन जैसे कि यहाँ पे हमने इन पैटर्न्स को समझा, विजुअलाइज किया और उसके बाद जर्नलाइज कर लिया कि a+b का होल क्यूब ऐसा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पहले पैटर्न्स को समझकर नए वाले पैटर्न्स को बनाना सीख रहे हैं, चीजों को जर्नलाइज करना सीख रहे हैं। इसलिए अलजेब्रा में जर्नलाइजेशन का भी यूज होता है। अलजेब्रा में साथ ही साथ ट्रांसपोजिशन का भी यूज होता है। अब सपोज कीजिए आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2 + a = 5। अगर आप 2 को उधर ले जाएंगे और a = 5 - 2 कर देंगे, यहाँ पे आपने जब 2 को इधर लेके गए तो ऑपरेशन को चेंज कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया। इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और अलजेब्रा में ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप अलजेब्रा कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अलजेब्रा में विजुअलाइजेशन के साथ साथ जर्नलाइजेशन और ट्रांसपोजिशन का समझना भी बहुत जरूरी है।
चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अलजेब्रा, कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट अलजेब्रा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं विजुअलाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रांसपोजिशन और जनरलाइजेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन और जनरलाइजेशन अलजेब्रा के लिए जरूरी है, लेकिन मेजरमेंट अलजेब्रा के लिए नहीं जरूरी है, क्योंकि अलजेब्रा में आपको कुछ भी मेजर नहीं करना पड़ता है। मेजरमेंट आपका ज्योमेट्री में जरूरी होगा, अलजेब्रा में नहीं। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि किस टॉपिक से है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, कि इनमें से कौन सी चीज एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। विजुअलाइजेशन वो तो मैथमेटिकल प्रोसेस है ही, हमने अभी पढ़ा है कि विजुअलाइजेशन का मैथ्स में कितना बड़ा रोल है। एस्टिमेशन भी मैथ्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नंबर से खेलते हैं, नंबर्स से सम सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एस्टिमेशन या चीजों को एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है। मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा लगाना, ये बिल्कुल सही है। मैथमेटिकल प्रोसेसेस में मेमोराइजेशन कहीं भी नहीं मेंशन किया जाता है, और आप भी जानते हैं कि मैथ्स में रट्टा लगाने वाली कोई भी चीज नहीं होती है, इसलिए रट्टा लगाने की मैथ्स में कोई भी जगह नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के मेमोराइजेशन मैथमेटिकल प्रोसेस का पार्ट नहीं है। चलिए अब हम कुछ और स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो कि बच्चे यूज करते हैं, स्पेशली छोटी क्लासेस में, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दो स्ट्रैटेजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीग्रुपिंग एंड कंपनसेटिंग। रीग्रुपिंग में क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे को दो नंबर्स का, जो कि दोनों 2 डिजिट्स के हैं, उनका सम करना सिखाते हैं, तो बेसिकली आप उनको कैरी ओवर का फंडा समझाते हैं कि 7 और 3 10 हो गया, मतलब 10 बार 1। ठीक है, 10 बार 1 मतलब 10, तो 7 और 3 10 हो गया। तो आप कहते हैं कि 0 को तो यहां रख दो, लेकिन 1 को ऊपर ले जाओ। मतलब आपने जो 10 के 10 1 है, आप उनको ऊपर ले गए, मतलब 1 को आपने कैरी ओवर ले लिया, और फिर 1 कैरी ओवर प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो टोटल आंसर 30 आ जाएगा। तो यही चीज जहां पे हम 7 और 3 10 लिखने की बजाय 0 लिख के 1 को नेक्स्ट प्लेस पे ले जाते हैं, उसी को हम रीग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है, बस आपको इतना याद रखेंगे तब भी चलेगा, जो कैरी ओवर हम करते हैं फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे, उसको हम रीग्रुपिंग कहते हैं। कंपनसेशन क्या होती है? कंपनसेशन मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, जिसे हम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 97 प्लस 64 का सम निकालना है। अगर आप मेंटली 97 और 64 का सम निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप कंपनसेशन की टेक्निक यूज करके इसको ब्रेक कर लेंगे, आप 97 प्लस 3 लिखेंगे प्लस 61 लिखेंगे, तो आप बहुत जल्दी ये सॉल्व कर पाएंगे कि 100 प्लस 61 161 होगा। तो यही टेक्निक जिसमें हम दो नंबर्स या उससे ज्यादा नंबर्स को सॉल्व करने के लिए उनको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 97 प्लस 3 लिख लिया, इसी को हम कंपनसेशन कहते हैं, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को मेंटली थोड़ा जल्दी और इजीली कर पाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। अ चाइल्ड मेंटली कैलकुलेटेड 27 प्लस 38 एज 65. When he was asked to explain his method of addition, he responded that 38 is near to 40, so 27 plus 40 is 67. Then I remove 2 to get 65. This strategy of addition is कि बच्चे को जब 27 प्लस 38 का सम करने के लिए बोला गया, तो उसने क्या किया, उसने 27 और 40 का सम पहले 67 कर लिया, और फिर इसमें से 2 रिमूव कर लिया, क्योंकि 40 38 से 2 बड़ा था, और आंसर उसने 65 ले लिया। ये जो स्ट्रैटेजी है एडिशन की, इसको क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी हम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि मेंटल कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसको हम कंपनसेशन या कंपनसेटिंग कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनल और इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और टीचर को समझना बहुत जरूरी है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिलेशनल और इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है और हमें वो ही करनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि आप बच्चों को कोई फॉर्मूला बता देते हैं और बच्चे उस फॉर्मूला को अप्लाई करके उस सम को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे उनको उस चीज का बेसिक ना पता हो। जैसे कि हाफ को अगर आप 1/4 से डिवाइड करते हैं, तो टीचर उनको बता सकती है कि बस आप 1/4 को
उल्टा कर दीजिए, हाफ इंटू 4 कर दीजिए और आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे है कि बच्चों को इसका बेसिक नहीं पता है, बस टीचर ने ये बता दिया है कि अगर डिवाइड में फ्रैक्शन है तो आप उसको उल्टा कर लीजिए और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को यह समझाया जाता है कि वो जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर हाफ को जब 1/4 से डिवाइड करने को समझाती है तो वो एक रेक्टेंगल लेती है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है और वो समझाती है कि ये ट्रायंगल का हाफ हो गया, जिसमें 2 1/4 2 1/4 होंगे और अगर हम इन 2 1/4 को एक 1/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर कहीं ना कहीं बच्चे में जो रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग बना रही है वो कराते हुए वो बच्चे को समझा रही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने से बच्चे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी कंसेप्ट को लेकर और वो आगे जाके इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उनको भी आसानी से कर पाएंगे। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिर्फ हमें एक तरह से टेक्निक बताती है, प्रोसीजर बताती है और उसको अप्लाई करना बताती है, लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत क्लियरली बताया जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। इसीलिए टीचर्स को चाहिए कि वो क्लास में रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग पे ही स्ट्रेस दें ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए कि वो जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग इज प्रेफरेबल ओवर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एज इट हेल्प्स। कि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के ऊपर क्यों प्रेफरेबल है, ऐसा करने से हमें क्या सहायता मिलती है। चाइल्ड टू मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल आइडियाज एंड मेक्स इट वेरी इजी फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग से जो बच्चा है वो कनेक्शंस बना पाता है डिफरेंट मैथमेटिकल आइडियाज में और ऐसा करने से उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ये शायद इसका सही आंसर है क्योंकि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग से यही होता है, लेकिन हम एक बार बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेक्स इट इजी फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये गलत है क्योंकि हम रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग में कोई एल्गोरिदम नहीं बताते हैं, कोई प्रोसीजर नहीं बताते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। चाइल्ड टू अप्लाई मैकेनिकली द प्रोसीजर, ये भी गलत है क्योंकि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग में बच्चा कोई भी मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं अप्लाई करता है, वो चीजों को समझता है कि चीजों को कैसे करना है और वैसे क्यों करना है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है चाइल्ड टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये भी गलत है क्योंकि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग पे फॉर्मूला पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, बल्कि इस चीज पे स्ट्रेस दिया जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, ताकि बच्चा अच्छे से कनेक्शंस बना सके और क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर कर सके। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।